हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? वेल, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अब तो काफ़ी आ चुका है प्रीलिम्स। अगर किसी ने फॉर्म नहीं डाला है तो डाल ही लिया होगा, क्योंकि बाद में फिर हो जाता है सेंटर कहाँ देना है, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो हो सकता है सबने डाल ही दिया होगा मे बी, और जिसने नहीं भी डाला है तो फटाफट डाल लीजिए, वरना बाद में हो सकता है सेंटर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो उसका साइट स्लो नहीं होता है, उतना ज़्यादा स्लो तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर पेमेंट संबंधी कुछ समस्या हो गई तो फिर हो सकता है दिक्कत हो जाएगी। और सेंटर संबंधी समस्या तो होती ही है। तो अगर नहीं भरा है तो फटाफट भर लीजिए, क्योंकि आज हो चुका है 25 तारीख हो चुका है, 25 फरवरी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तैयारी के बारे में ही, कि अब पढ़ाई कैसे करना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ना बहुत ज़्यादा तो दिक्कत यही आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उनको एग्ज़ाम प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है, और एग्ज़ाम का जो साइंटिफिक तरीका है ना, वो उनको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो शुरुआत से उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम का जो पढ़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं सब बातों का थोड़ी कमी है। ये सब नहीं सिखाया जाता, एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना नहीं सिखाया जाता, और भी बहुत चीज़ें नहीं सिखाई जाती। दिमाग का साइंटिफिक तरीका नहीं सिखाया जाता कि दिमाग कैसे काम करता है, कितनी चीज़ें याद रखनी है, कैसे याद रखना है। बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, और भी वैसे तो पढ़ने में तो दोनों ही बच्चे कोई कम नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे कम कैसे हो सकते हैं? जो अपनी राष्ट्रीय भाषा में पढ़ रहा है, जिस भाषा को बचपन से सीखता आ रहा है, उसमें कैसे किसी को दिक्कत हो सकती है? नहीं होती है, अच्छे से पढ़ सकता है बच्चा। अगर जो सीरियस एस्पिरेंट है बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से समझते भी होंगे। लेकिन समस्या आ जाती है कि उनको पढ़ाई का एक जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, वो कहीं ना कहीं लेक कर जाता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये बात दोनों पे ही लागू होती है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि मैं वो सब नहीं बता रही हूँ, नोट्स वगैरह के बारे में बातें नहीं कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि अब जब एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया है, तो किस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस बात पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में किस किस एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा, किस किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। तो आपको पता है हमारा 4 पिलर सब्जेक्ट, और ऐसे प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा वही काम आते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन तो इतने हवा में आते हैं कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो चलिए दोस्तों, हम उसकी बात करेंगे जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं अपने 4 पिलर सब्जेक्ट। वैसे तो मेंस एग्ज़ाम का भी 4 पिलर यही है, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तो इसका बहुत ज़्यादा ही वेटेज है, बहुत ज़्यादा ही ये मायने रखता है। तो चलिए बात करते हैं हम, तो हमारा क्या क्या है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो सब्जेक्ट आपको पता ही होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एक बात याद रखिए कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों का जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चन आने का है, वो बहुत ही अलग तरीके से आता है। और आपको पता ही है कि प्रीलिम्स में क्या हो चुका है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा रिजल्ट यहीं रुकते हैं, बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा क्रॉस करते हैं। और इसमें फ़ेल होने की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है कि मत पूछिए। बहुत बच्चे यहाँ पे उनका यहीं पे लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, इधर उधर की बात ना पढ़ें, क्योंकि मेंस पढ़ने के बाद ना हमारा दिमाग थोड़ा सा अलग अप्रोच में चला जाता है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस उठाएं, जो हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस है, आपको ही पता होगा, मैंने अपने से खुद से लिख रखा है सिलेबस। प्रश्न पत्र ये फर्स्ट वाला है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व में सांस्कृतिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स है। फिर दूसरा वाला आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों देखिए, कहाँ फोकस करना है, आंदोलन पे फोकस करना है। हिस्ट्री तो सभी हिस्ट्री है, मॉडर्न वगैरह भी, मॉडर्न मिडाइवल एंड इंसाइंट सभी हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, यानी कि ये ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट है वो भारतीय राज्य तंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। तो ये पॉलिटी की बात कर रहा है दोस्तों। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्या क्या है सतत विकास। सतत विकास आप समझ रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके रिगार्डिंग आएगा गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, यानी कि जो हमारे न्यू इनोवेशन आ रहे हैं और जो चीज़ें स्कीम वगैरह निकलती है, उसके बारे में बोला गया है। और फिर उसके बाद छठा है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। और सातवां आता है सामान्य विज्ञान। दोस्तों ये छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, लेकिन इसमें आता बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, और उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसके पीछे भागने का बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, थोड़ा सा रखें, थोड़ी जानकारी रखें, लेकिन आप ये मत सोचिए कि सामान्य विज्ञान के जितने क्वेश्चन है सारे बना ही लेंगे।
क्योंकि वो इतने सिर के ऊपर होते हैं कि कह ही नहीं जा सकता है। एक तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इतने हवा में आते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछा गया है, किस मंथ में ये न्यूज़ में था, वो भी समझ नहीं आता। और समान विज्ञान के क्वेश्चन तो वैसे तो बेसिक भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम करंट ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी दिमाग नहीं पता चलता कि कहाँ से पूछा गया। और उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करिए लेकिन थोड़ा कम करिए, ज़्यादा तैयारी करिए 4 पिलर सब्जेक्ट की। तो पहले 4 पिलर सब्जेक्ट की ही बातें करते हैं, इसमें क्या क्या आता है। दोस्तों सबसे पहले है करंट अफेयर्स। चलिए हम लिख के बता लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो करंट अफेयर्स। अगर मैं शॉर्ट में भी लिखूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए, वैसे मैं बड़ा ही लिख रही हूँ। करंट अफेयर्स। हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। सॉरी दोस्तों, ये बनी है, वो करंट अफेयर्स मैंने लिख दिया, लेकिन ये बनी है। 4 पिलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग ना, 4 पिलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया मेरा पहला हिस्ट्री। दूसरा हो गया पॉलिटी। तीसरा हो गया हमारा इकोनॉमी। दोस्तों इकोनॉमी भी के भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़ रहे हैं कुछ समय से, आपको पता ही होंगे। और ये है ज्योग्राफी। इसे तो क्वेश्चन हमेशा से आते ही थे। और ये 4 पिलर है, इसी में से मतलब कि एक और आ जाता है हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंटल, जो कि इसी का पार्ट है। आधा तो इसी से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको करंट से रिलेट करके बहुत पढ़ना पड़ता है, तो मैं इसी में लिख देती हूँ इकोलॉजी एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये है हमारे 4 पिलर सब्जेक्ट दोस्तों। तो 4 पिलर सब्जेक्ट में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में तो वैसे 17, 18, 20 भी चले जाते हैं, 19, 20 क्वेश्चन भी चले जाते हैं, लेकिन हम सबसे एवरेज वाला जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसका एवरेज लेके चलेंगे कि हाँ इतना तो कन्फर्म ही है। ये नहीं कि हम एकदम मेन लेके चल रहे हैं, लेकिन जो कन्फर्म है कि इतना आना ही आना है, वहाँ से लेके चल रहे हैं। तो भी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए बात करते हैं। तो हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन कम से कम। पॉलिटी का भी वही है, 18-19 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें 15 ही लिखेंगे। इकोनॉमी का भी वही है, इसमें भी क्वेश्चन थोड़े कम भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 12-13 इस तरह से भी आते हैं। तो क्या ही करें, चलिए इसमें भी हम 12 ही लिख देते हैं, छोड़िए। और ज्योग्राफी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा पर्वत पठार और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब तो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लगे हैं बहुत ज़्यादा, उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी की जो बेसिक चीज़ है उससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे मिट्टी वगैरह, तो वो तो बेसिक क्वेश्चन है ना, कहाँ क्या मिलता है, कौन सी खनिजें मिलती है, तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल इन दोनों को मिला के, और इकोलॉजी इन्वायरमेंटल में तो कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कि जब से IFS का इसमें विलय हो गया है UPSC एग्जाम में ही, तब से तो बहुत ज़्यादा इकोलॉजी में आने लगे हैं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा UPSC में बढ़ने लगा है, कम से कम 20 क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम इन दोनों को मिलाकर, ज्योग्राफी और इकोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं कि 28 क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर है दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर प्लस इन दोनों को मिलाकर है 28 क्वेश्चन कम से कम। तो भी अगर हम देखें तो 15-15 इधर 30 और ये 10 और इधर 30, मतलब कि 30 और इस साइड हो गया हमारा, मतलब 40 हो गया ये, तो 30-40 हो गया 70। तो दोस्तों देखिए हमारे 4 पिलर सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा है 70। अगर आप इतना क्वेश्चन भी, अगर आप 70 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतना का भी टारगेट बढ़िया से लेके चलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा होता है, और पास तो कर ही जाएंगे, कट ऑफ पास कर ही जाएंगे। और वैसे भी साइंस वगैरह पे अगर आप ध्यान देंगे भी तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। बेसिक तो थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा, पढ़े ही होंगे आपने, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी जब अगर प्रीलिम्स पास करना है तो सबसे ज़्यादा जो कोर एरिया है मेरे ख्याल से, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो मतलब यही बोलूँगी आपको कि सबसे ज़्यादा कोर एरिया पे ध्यान देना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इसमें तो कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, करंट अफेयर्स बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ये तो आप मतलब वही रख लीजिए जो आपने बेसिक पढ़ लिया है, बेसिक पढ़ा है, और मिडाइवल जो भी पढ़ा होगा, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो इसमें जो है वो इंसेंट और मॉडर्न, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मॉडर्न में भी आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, मॉडर्न में भी जो आंदोलन वगैरह हुए हैं या कोई व्यक्तिगत का जो मतलब रहता है ना, लाइंस वगैरह, उनके बोले हुए कोट्स वगैरह, वो सब याद रखना है, उस पर लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इंसाइंट हिस्ट्री में है वो जिनके लेख वगैरह मिले हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें मिली है, नगर व्यवस्था का जो साक्ष्य मिला था, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सब पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना, बहुत कोर एरिया है। और मॉडर्न में आंदोलन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना। वैसे पढ़ना तो आपको पूरा ही होगा, लेकिन थोड़ा याद रखिएगा। और कुछ इसमें डेट से पूछ लिए जाते हैं। एक बार मुझे याद है, याद नहीं है, एक क्वेश्चन में था
कि संविधान वाला क्वेश्चन था कि 8 दिसंबर किस लिए फेमस है, क्या कुछ इस तरह से ही, कि किस बात के लिए इतिहास में मतलब प्रचलित है ये डेट। मैं दोस्तों मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन कुछ ऐसा ही था। तो डेट्स वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो भी मतलब बड़े सोच वाले हैं जिन्होंने समाज को बदला है, उन पे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये पुराने हैं तो इन सब चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा बहुत डेट पे भी ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम पे तो पूरा फोकस रखिएगा। तो चलिए इसका हो गया। दूसरा बात करते हैं पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी का तो यूपीएससी के स्टूडेंट तो बोलते हैं कि पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है, और इसके क्वेश्चन भी उलझाव तो होते हैं, दिमाग को थोड़ा सा फंसाते तो हैं, और आप अगर शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो आपका एक वर्ड आपका क्वेश्चन को क्या से क्या कर देगा। एक वर्ड पे अगर आप छोड़ देते हो कहीं पर, उस वर्ड को आप मिस कर जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपका क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला जाएगा, मतलब कि गलत हो जाएगा। तो पॉलिटी ईजी है थोड़ा सा, ऐसा बात नहीं है, पढ़ना आसान होता है, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ध्यान देके पढ़ना है, और आपका इसका बेसिक तो एकदम क्लियर होना चाहिए। संसद, पार्लियामेंट, राज्यसभा की शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियाँ, राष्ट्रपति किसका हिस्सा है किसका नहीं, किसका चुनाव कैसे होता है, किसकी शक्तियाँ में क्या आता है, संसद और हमारे जो ये है महान्यायवादी उनके बारे में, ये सारे बेसिक तो एकदम क्लियर होने चाहिए दोस्तों। अगर ये सब क्लियर नहीं है तब तो फिर तो मतलब फंस ही जाना है पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में यही सब पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, किसके बारे में हमारे संविधान में जिक्र है और किसके बारे में जिक्र नहीं है, ये तो एकदम आपको पता होना चाहिए। एकदम ब्रॉड एरिया में पढ़ना चाहिए इसको, तभी आप समझ पाएंगे। एकदम बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके करंट अफेयर्स के साथ इसको लिंक करके अच्छे से पढ़ पाएंगे और बना पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी में तो आता नहीं है, एक एक वर्ड टाइप तो आता नहीं है, स्टेटमेंट टाइप आता है। तो अगर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप स्टेटमेंट को कैसे बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बेसिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको पॉलिटी पल्ले पढ़ने वाला है। और ये करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन आएंगे, जो करंट अफेयर्स वगैरह में है वही आते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बेसिक से भी आते हैं लेकिन करंट अफेयर से भी आते हैं। और इकोनॉमिक्स तो पता ही आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में करनी पड़ती है, मतलब करनी नहीं पड़ती है, इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें डेटा वगैरह थोड़ा कम पूछता है, वैसे तो सब्जेक्ट डेटा वाला है, लेकिन इसमें डाटा वगैरह थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो टफ आते हैं, ये तो है। ये भी करंट से ही रिलेटेड होकर आएगा दोस्तों। इसका भी बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा पता रहना चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, उससे तैयारी करना आपके लिए बेस्ट होगा। और ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन ये जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल है ये थोड़ा सा ईजी ही पड़ता है, अगर यदि आपका बेसिक क्लियर है तो। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, जानवरों के बारे में, उनके नीच के बारे में, ये सब अगर आपको अच्छे से पता है, उनके निकेत के बारे में, आवास के बारे में, तो फिर आसान हो जाता है। ज्योग्राफी थोड़ा सा वो, क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्लाइमेटोलॉजी, टर्मोलॉजी एंड वो सब मौसम वगैरह कैसे आते हैं वो सब थोड़ा सा पड़ता है, और वो हवाओं वाला वो सब थोड़ा सा मुश्किल होता है, कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है, कौन सी सोइल कहाँ नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो ये भी ईजी हो जाता है दोस्तों। पढ़ना तो पड़ेगा, इस फील्ड में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका बेसिक एकदम क्लियर रखिएगा, और ये करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट होकर आएगा, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा रिलेट होकर आएगा। और इकोलॉजी तो पूरा करंट अफेयर्स पे ही आता है। आफ्टर ऑल एक एग्जाम में तो मैं बैठी थी, उसमें इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के सारे पढ़े हुए क्वेश्चन भी मेरे से गलत हो गए थे। मैंने वो पढ़ा भी था किताब में, लेकिन फिर भी गलत हो गए। गलत कैसे हो गए थे? उसमें किसी स्पीच के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ था एंड 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गई और मैं गलत लगा के तो चली आई। लेकिन जब मैं घर आई और मैंने जब वो 4 जानवरों को मैंने चेक करा कि ये जानवर कब कब न्यूज़ में थे, एनिमल कब कब न्यूज़ में थे, तो पता चला कि वो जो एनिमल थे वो कभी भी एक टाइम पर थे ही नहीं। एक टाइम पर कभी उनका मतलब वो न्यूज़ में रहे नहीं। कम से कम उनमें 4-4, 5-5 महीने का गैप था। वो लोग न्यूज़ में थे और उनको एक साथ सजा के दे दिया था। मतलब अगर 5-5 महीने का भी गैप है तो कम से कम तो 1.5 साल के अलग अलग स्पीसीज़ को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया था। तो आप यूपीएससी को समझ जाइए कि वो किस तरह कन्फ्यूज़ करता है, एकदम चेक करता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। और दोस्तों इसके बाद आती है साइंस टेक्नोलॉजी। 5वां जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है, साइंस एस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसमें आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन आप इसका बेसिक थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अगर बेसिक क्लियर रखिएगा तो मे भी हो सकता है करंट अफेयर से थोड़ा सा क्वेश्चन आ ही जाए और पता चली जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं करंट अफेयर्स का कितना वेटेज आपने देख ही लिया होगा अब तक में कि करंट अफेयर्स पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे करंट अफेयर्स पढ़े कैसे, अगर आपका बेसिक क्लियर भी है तो। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह। मैं तो कहूँगी कि अब किताब पढ़ना छोड़िए, नोट्स वगैरह ज़्यादा पढ़िए।
दो ही किताब मैंने बोला है कि पूरा पूरा पढ़ना है। एक तो स्पेक्ट्रम को पूरा पूरा पढ़ना है, एकदम पूरा पढ़ जाना है, और दूसरा लक्ष्मीकांत। लेकिन दोस्तों और जो होते हैं मैं तो कहूँगी उसके छोटे छोटे आप नोट्स पढ़िए, जो कोचिंग नोट्स आते हैं वही सब पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। बहुत अच्छे से लिखा रहता है, जिस तरह हमें कोचिंग में सिखाया जाता है ना, बिल्कुल वही भाषा में इसमें लिखा रहता है, जैसे हमारे क्लास में सिखाया जाता है हम लोग को, उस शब्द में लिखा रहता है। कब कौन सा केस हुआ था, सबको एक साथ लिखा हुआ रहता है, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होती। किताब में क्या होता है कि सारी चीज़ें अलग अलग लिखी रहती है, और आप पहले पढ़ लो, फिर तो याद भी नहीं रहता। जो बच्चों को थोड़ा सा पता रहता है कि हाँ इसको अरेंज करना है, वो बच्चे तो अरेंज कर ले जाते हैं, थोड़ा अपना साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं। और यूपीएससी एग्जाम में तो हर सब्जेक्ट में साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ ही आते हैं, कुछ कुछ बहुत सिंपल भी आते हैं, और घर आके लगता है कि इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर गए। तो 2023 में तो ऐसा ही हुआ था कि भले ही क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो बदल दिया गया था, लेकिन दोस्तों थे ठीक ठाक ही। क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो उर्वरक वाला कि कहाँ किस देश का जो उर्वरक है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों हम लोग सभी को पता है कि भारत का उर्वरक क्षमता कभी भी अच्छा नहीं था, किसी भी देश से अच्छा नहीं है। यहाँ की जो मिट्टी है अपनी वही अच्छी है, ये मतलब ऐसा उर्वरक वाला थी हो ही नहीं सकता। भारत देश कभी इसमें अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन भारत देश इसमें कभी अच्छा था भी नहीं। हमारे देश का जो भी पैदावार का जो शक्ति है ज़मीन में, वो हर देश से कम ही है, और उर्वरक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमारे देश को ही पड़ती है। लेकिन वो क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्योंकि उस टाइम माइंड सेटअप ऐसा था कि क्वेश्चन बहुत टफ आए, क्वेश्चन बहुत टफ आए, मतलब दिमाग बिल्कुल लैग कर गया कि क्या कर रहे हैं, और उस टाइम फिर गलत हो गया, मतलब जानते हुए भी गलत कर गए, जबकि इतना ईजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ते भी हैं ना, तो उसको एकदम ध्यान से देखिए किताब में, और ये किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कोचिंग नोट से पढ़ें दोस्तों। अगर इतना आप अपना दिन चैन सब लुटा ही रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, हर रोज़ 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना इतना आसान बात नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। मैं तो कहूँगी आप ऐसा कोचिंग नोट्स खरीद लें, और कहीं से सस्ते में भी आप अरेंज कर सकते हैं, कहीं से मिल जाता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। और अगर आप ओरिजिनल भी लेते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 हज़ार का पड़ता है। तो दोस्तों इस तैयारी में उतना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, उतना तो अरेंज करना ही पड़ेगा। ये तैयारी थोड़ा सा तो हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने से तो बेटर है दोस्तों कि थोड़ा सा पैसा आती करें और ख़रीद लें। और अगर आप बहुत पुराना लेते हैं, वैसे दोस्तों ये जल्दी अपडेट नहीं होता, पुराना लेते हैं तब तो आपका 2-2.5 हज़ार में भी काम बन जाता है। तो चलिए दोस्तों वो छोड़िए, तो हम इसकी बातें कर रहे थे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज है। तो अब आप कह रहे होंगे करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर इन सब्जेक्ट का आपका बेसिक क्लियर है और अब आपको करंट की तैयारी करनी है, सिर्फ बेसिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तो मैं तो कहूँगी कि आपको कम से कम 2 अलग अलग मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। PT 365 जो आते हैं वो 2 अलग अलग जगह के पढ़ने हैं, एक नहीं। एक तो आप मंथली करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे होंगे वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब आपको वो भी पढ़ना है, वो मतलब जो PT के लिए एकदम स्पेशलिस्ट आता है वो पढ़ना है। मैं तो कहूँगी 2 पढ़िए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, मैं कहूँगी विजन IAS के जो आते हैं दोस्तों बहुत अच्छे रहते हैं। विजन IAS के क्वेश्चन भले ही टच करे ना करे दोस्तों, लेकिन कितने भी टॉपर से आप पूछो वो कहेंगे कि हाँ जो हमारा जो एलिमिनेशन करने का था, मतलब ऑप्शंस वगैरह कि हाँ ये चीज़ हुआ है या नहीं, उसमें हमेशा ही काम आता है। तो मैं तो पहले ये बोलूँगी विजन IAS बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। मैं तो कहूँगी वैसे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अथी करके पढ़ना भी नहीं पड़ता है, आप हल्का हल्का भी पढ़ेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। आप इस तरह पढ़िए ना कि आप सोचिए कि जब भी ये चीज़ हो रही है तो इस पर देश का क्या इफेक्ट पड़ेगा देश पर, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी। जैसे आपने कोई करंट अफेयर्स पढ़ लिया, मान लीजिए अभी न्यूज़ में था बिहार के बारे में कि बिहार पे जो है वो आरक्षण 75% अब होने वाला है या हो जाएगा या कर दिया गया है, इस तरह से कुछ न्यूज़ में था। तो आप दिमाग में सोचिए कि हाँ 75% कर दिया जाएगा तो बिहार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी आपको पता ही होगा कि रिसेंटली एक सर्वे में आया था, सर्वे नहीं मतलब सर्वे ही समझ लीजिए, सर्वे में आया था कि वहाँ पर OBC की संख्या 63% है। पूरे बिहार में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका अगर 100% निकाले तो OBC 63% वहाँ पर रह रहे हैं। तो जब ऐसा न्यूज़ आप पढ़ते हैं तो आप मन में सोचिए कि इससे क्या होगा, देश पर क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता ही है देश की इकोनॉमी अलग है, राज्य की इकोनॉमी अलग है ना। तो आप उस पर थोड़ा सा याद रखिएगा ना, तो वो आपको याद रहेगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस पर थोड़ा सा सोचिए, 1-2 मिनट विचार करिए तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी। इस तरह से पढ़ा करिए। एक विजन IAS का, और मैं दूसरा बोलूँगी आपको जो मुझे अच्छा लगा दोस्तों, ये मैं सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो कुछ और पढ़ सकते हैं, उड़ान। दोस्तों अभी तक जितने भी टॉपर्स आए हैं, ये उड़ान जो है वो ओनली IAS जो चैनल है सुमित सर जी का, वो ही मतलब निकालते हैं, आपको कहीं से मिल जाएगा। और अब तो इनका मतलब बढ़ रहा है। अब तो इसका, पहले तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम भी जब निकला था
तो हिंदी मीडियम को थोड़ा सा लेट से मिला था, लेकिन फिर भी मिला था। और पिछले साल तो बहुत सारे टॉपर्स ने इसका नाम लिया, ये पिछले साल भी आया था, बहुत सारे टॉपर्स ने इसका नाम लिया कि हाँ ये पढ़े थे तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। और बहुत सारे अलग अलग बच्चों ने भी इनका नाम लिया, जैसे IFS वाले मेंस वाले एग्ज़ाम उन्होंने भी इसका नाम लिया है, CDO वाले उन लोगों ने भी इस करंट अफेयर्स का नाम लिया, और भी बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट ने, टॉपर्स ने इसका नाम लिया कि हाँ ये बहुत ही अच्छे से आता है। यहाँ तक कि मैंने तो BPSC वाला भी सुना था, BPSC और UPPCS वाला भी सुना था, कुछ 1-2 सब्जेक्ट का, सारा नहीं, कुछ 1-2 सब्जेक्ट का सुना था कि बहुत काम आया था। UPPCS के टॉपर ने भी कहा था इसके बारे में कि हाँ करंट अफेयर्स वाला जो उड़ान आता है वो बहुत फ़ायदेमंद हुआ, बहुत अच्छा था और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों मैं कहूँगी, अब जो मेन बात है, कंक्लूज़न ये है दोस्तों कि जो हमारा 4 पिलर सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है। तो मैं तो कहूँगी कि पहला जो आपको ध्यान देना है 4 प्लस सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, अब आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, मंथली मैगजीन तो आप पढ़ ही रहे होंगे, अब आपको 365 पढ़ना है। विजन IAS का, मैं इसमें PT 365 लिखना भूल गई, PT 365। तो मैं आपको कहूँगी कि कम से कम 2 अलग अलग PT के स्पेशलिस्ट वाले बुक पढ़िए, यानी कि PT 365 वाला पढ़िए, एक उड़ान का, एक विजन IAS का। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसमें तो फिर आप तो समझ ही गए होंगे कहाँ पे ध्यान देना है और कहाँ पे नहीं। जिनका बेसिक लेकिन क्लियर है दोस्तों, उनके लिए ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप बेसिक अपना क्लियर करके रखिए, और यदि नहीं भी है तो दोस्तों अब थोड़ा टाइम अपना पढ़ाने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दीजिए। कम से कम तो 10 घंटा से ज़्यादा ही पढ़िए, कम से कम तो 10 घंटा से ज़्यादा पढ़िए दोस्तों। अब सिर्फ 90 है, लेकिन आप 80 दिन ही मान के चलिए, अब ज़्यादा दिन है कहाँ, 80 दिन मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती है, बहुत सारे काम भी कभी कभी हो जाते हैं कुछ। आप 80 दिन आप मान के चलिए कि अब सिर्फ 80 दिन है, इतने में इतना सारा तैयारी करना है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।